रिकॉर्डिंग इज ऑन, डन। देखो चलो, प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल्स हम इनको कंसिडर करते हैं बिकॉज इनके कैरेक्टर्स एनिमल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, देखो बेस्ड ऑन द शेप्स एंड ऑल। सबसे पहला इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। These organisms live in fresh water, sea water, moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. Pseudo is false, podia is feet. False feet as amoeba में जो होता है. Marine forms have silica shells on their surface. So protozoans which mostly resemble an amoeba is called as the amoeboid protozoans because इनका जो eating mechanism है, prey का eating mechanism है, they will use its pseudopodia, its false feet to capture the prey, and they have silica deposition on their walls. Then we have flagellated protozoans. The member of these groups either are free living or parasitic. या तो अकेले freely live करेंगे या फिर parasitic, depends on the host. They have flagella, of course they have flagella. The parasitic forms cause disease such as sleeping sickness. Example trypanosoma. ठीक है, तो मतलब जो पैरासिटिक फॉर्म है इट कैन बी फ्रीली लिव कर सकता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, या फिर पैरासिटिक होगा मतलब इट नीड्स अ होस्ट, एक होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। तो अगर ये होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो ये वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस उसमें से एक है, उसका एग्जांपल है ट्रिफैनोसोमा इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फिर फ्लैजिलेटेड आ गया, फिर सीलिएटेड आ गया। फ्लैजेला आर दी फ्लैजेला, लॉन्ग जो एक फ्लैजेलम होता है, यू नो इफ दिस इज मान लो इट इज ऑर्गेनिज्म, तो इसके पीछे जो बड़ा सा जो होगा दैट विल बी फ्लैजेला। बट इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म एंड इसकी पूरी सरफेस पे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, those hair like structure are called as cilia. The flagella mostly helps in movement. Cilia also helps in movement, but cilia usually क्या करता है कि सर absorption की जो surface area है, it usually increases the surface area for absorption. It usually increases the surface area of absorption. सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। तो फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिलिया है जिन प्रोटोजोन्स के पास, एंड सीलिएटेड मतलब सीलिया है जिन प्रोटोजोन्स के पास। ठीक है, रीड कर लेते हैं। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, अब वो सीलिया मूवमेंट में भी यूज होता है। They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be steered into the gullet. अब देखो इसमें एक important चीज है, they have a cavity called gullet. So मतलब if this is a cell now, so they will have a cavity like this, a hole, so they will have a cavity like this. So what happens is cilia जो है, cilia एक ऐसा movement produce करेंगे, जो cilia के जो rows हैं कि वाटर इसके अंदर सक होगा और वहां पीछे से निकल जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज सीलिया ऐसा मूवमेंट कि वाटर के पार्टिकल्स इस होल के अंदर जाएंगे, इनसाइड दैट इसके अंदर जाएंगे और पीछे से निकल जाएंगे, एंड दिस ओपनिंग इन दिस होलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द गलेट। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? कि एक ओपनिंग होगी सेल सरफेस के अंदर, ठीक है, मतलब सेल सरफेस के बाहर एक ओपनिंग होगी जो अंदर तक जाएगी। ठीक है, फिर सीलिया के मूवमेंट की वजह से वाटर अलोंग विद फूड वो उस गलेट के अंदर से पास होगा, तो उस वाटर पीछे से निकल जाएगा गलेट से, बट जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो सीलिया में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो फूड पार्टिकल है वो सीलिया में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। उसका फूड कैप्चरिंग का मैकेनिज्म इन्होंने बताया है, फिर उसके बाद आता है स्पोरोजोन्स। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life. ठीक है, स्पोर से मतलब प्रोड्यूस होगा, स्पोर कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस हो गया लाइफ साइकिल में। इन्फेक्शियस स्पोर-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium. देख रहे हो, प्लाज्मोडियम यहाँ पे भी आ गया, वहां पे प्लाज्मोडियम वाज एन इन्फेक्शन, यहाँ पे प्लाज्मोडियम इज एन ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट नोटोरियस इसका स्पोरोजोन का एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। पर प्लाज्मोडियम यूजुअली कौन होता है? जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ना, इट इज नथिंग बट प्लाज्मोडियम। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज इन्फेक्टेड बाय अ प्लाज्मोडियम, इट इज इन्फेक्टेड बाय अ स्पोरोजोन।
ठीक है. Plasmodium, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population, because इससे the death numbers are very high due to malaria. Now it has reduced, but earlier it was out of this world. इतने cases होते थे malaria के. Now we have controlled it to a great extent. ठीक है, तो स्पोरोजोन्स ये हो गया. प्रोटोजोन्स में ये है, थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस भी लिख दोगे चारों के बारे में ना, दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है, इतना ही लिखा है. डिटेल भी है इनके बारे में, बट डिटेल पढ़ के आपको कुछ मिलने से रहा. तो मेरे हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना चाहिए, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस. कुछ पढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आता तो आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन, जहां भी आप मुझसे पूछो. आई डोंट माइंड. तो अब बस हमारा ये बचा है, कहाँ गया फंजाई. फंजाई बचा है. फंजाई तो हमें पता ही है भाई, हेटरोट्रॉपिक है, मल्टी सेलुलर है ना. फर्स्ट वाले चार्ट से बात कर रहा हूँ मैं. हेटरोट्रॉपिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे. एंड फंजाई एज यू नो, द फंगस, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड्स पे जो फंगस लग जाता है, दोज आर फंगस. अर्लियर हम इनको थैलोफाइटा में कंसिडर कर रहे थे, एज यू नो फ्रॉम अवर फर्स्ट क्लास. हम इसको थैलोफाइटा में कंसिडर करते थे, बट अब हम इसको थैलोफाइटा में कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम थैलोफाइटा में नहीं कर सकते. ठीक है, फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थैलोफाइटा में वी हैव ऑटोट्रॉपिक, एवरी algae is autotrophic, बट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक. सो ऐसे दो एकदम ही वैरायटी वाली चीजें हम थैलोफाइटा में कैसे डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया. अब देखो, देयर आर लार्ज ग्रुप ऑफ ओवर 1 लाख स्पीसीज. इट इंक्लूड्स हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, 1 लाख स्पीसीज के ऊपर है इनकी, और सारे हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं. Fungi are major decomposers and mineralizers of organic waste and helps in recycling of organic and inorganic molecules. ठीक है, फंजाई कोई भी चीज डेड डिकेइंग होगी उसके ऊपर तो एक्ट करते ही हैं, और उसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं, उसको मिनरलाइज करने लग जाते हैं, उसके मिनरल्स निकालने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज से. दे आर दी मेजर डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, with exception of yeast. Yeast, as you all know, which is used in bread making and alcohol making. Yeast, because yeast is a unicellular fungi. Yeast, which is a unicellular fungi, are filamentous. फंजाई फिलामेंट. मतलब देखो, जो yeast है वो सिर्फ यूनिसेलुलर है, रेस्ट एवरीवन इज मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है. मतलब फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे 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 सेल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक बना देंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है. एक्सेप्ट यीस्ट व्हिच इज यूनिसेलुलर. बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफी. ठीक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिस फिलामेंट की बात चल रही है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफी. लाइक इफ यू सी ब्रेड के ऊपर अगर वो फंगस लगा हुआ, इफ यू ऑब्जर्व इट माइक्रोस्कोपिकली ना, सो बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसका इन्फेक्शन करने का मोड ही वही होता है. दे आर नोन एज, द स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी. ठीक है, हाइफी मतलब एक थ्रेड विल बी कॉल्ड एज हाइफी, एंड इनका ही नेटवर्क, मतलब एक यहाँ से आ रहा है, 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 बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको बना देते हैं. फिर भी कॉल इट एज अ माइसीलियम. वी कॉल इट माइसीलियम. देखो ये जो माइसीलियम लिखा हुआ है, वी कॉल इट माइसीलियम. ठीक है, समझ रहे हो what is mycelium and what is hyphae? What is mycelium and what is hyphae? समझ में आ गया होगा. Hyphae is a single filament and बहुत सारे hyphae एक नेटवर्क जब बना लेते हैं, we call it a mycelium. ठीक है, तो इस mycelium and इन hyphae से ही फंगस एक्ट करता है. फंगस एक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे. Some parasitic fungi causes serious disease in plants and animals including man. बहुत सारे मतलब बहुत ही मतलब इन्फेक्शियस डिजीज भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट चीज देखेंगे. हाउएवर सर्टेन फंजाई आर बेनिफिशियल एंड आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, एंजाइम्स, विटामिन्स, ब्रेड्स एंड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, बहुत हार्मफुल भी हैं, बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे, जैसे यीस्ट हो गया. देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे. मशरूम जिस पे हम फूड के तौर पे डिपेंडेंट हैं, दे आर ऑल्सो फंजाई, एंड हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, because fungi is very not fungi, mushrooms are very nutritious. ठीक है, तो important भी है, हार्मफुल भी है.
Most fungi are heterotrophic, depends on others, and absorb soluble organic matter from dead substrates, and hence they are called as saprophytes. ठीक है, समझ रहे हो? इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं या फिर डेड सबस्ट्रेट से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं. Hence they are called as what? Hence they are called as saprophytes. Hence they are called as saprophytes. ठीक है? Those depends on living plants and animals are called as parasite. Those depends on living plants and animals are called as parasites. Of course, हम पता है. Those depends on living plants and animals are called as parasite. अगर dead पे depend कर रहा है तो saprophyte, living पे कर रहा है तो parasite. They can also live as symbionts. Symbionts भी हमें पता है. Symbiotic association. One is benefiting other and other is benefiting the other. ठीक है, एक दूसरे पे dependent है. In association with algae, fungus is in association with algae. We get mycorrhiza. ठीक है, algae as lichens. ठीक है, we have studied lichens. LICHENS, lichens हमने पढ़ा. lichen is what? algae और fungi का association. इसमें क्या होता है देखो, lichens with roots of higher plants as mycorrhiza. माइकोराइजा बोल देते हैं उसके एसोसिएशन को. हायर प्लांट्स के रूट में ये मोस्टली पाया जाता है लाइकेंस. हायर प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है लाइकेंस. ठीक है, आगे एंड में डिटेल में भी है लाइकेंस, पढ़ेंगे हम, डोंट वरी. रिप्रोडक्शन हो गया. वेजिटेटिव फॉर्म कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, फिजन या फिर बडिंग. हर एक को डिटेल में लेने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ रखे हैं. वेजिटेटिव में हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. असेक्सुअल में स्पोर कॉल्ड एज कोनिडिया और जूओस्पोर्स. देखो जैसे ये एक इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्शन है इसका. ठीक है, दिस इज वन थ्रेड. बहुत ही माइक्रोस्कोपिक दिखा रहा हूँ तो इतना थिक दिखेगा. तो इसके ऊपर ना ऐसे स्मॉल स्मॉल ये लोग स्पोर्स बनाने लग जाते हैं. ऐसे स्मॉल स्मॉल ना, सिमिलर टू बडिंग व्हाट वी कॉल इट. ऐसे करते करते ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनाने लग जाते हैं. फिर ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं? डिसिमिनेट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और अगेन जैसे ये वाला स्पोर है, ये अगेन नीचे सॉइल पे गिर गया तो अगेन इट विल फॉर्म अ न्यू इन्फेक्शियस थ्रेड. फिर इसके ऊपर अगेन कोनिडिया एंड ऑल अगेन विल स्टार्ट. तो ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, विच इज कॉल्ड, द स्पोर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया और जूओस्पोर्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore होता है, हमने देखा है ये वाला रिप्रोडक्शन भी. oospore इन्वॉल्विंग मेल एंड फीमेल गैमेट इन विच the male gamete is able to move and the female gamete is stationary, and the female gamete is stationary. oogamous type of reproduction. ओके, स्टेप्स देख लेते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सबसे पहला इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, आई होप यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. चलो जस्ट टेल मी व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. कल ही पढ़ा था हमने. जस्ट टेल मी व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. ऑन, लेट्स सी किसको याद है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. चलो आई विल गिव यू अ हिंट. इट इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म सेल. प्रोटोप्लाज्म जल्दी बता दो. साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. साइटोप्लाज्म एंड ऑल द ऑर्गेनेलीज. मतलब साइटोप्लाज्म को लेके, ऑर्गेनेलीज को लेके, न्यूक्लियस को लेके जितना भी अंदर है, सेल वॉल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट अ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, सेल वॉल को छोड़. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मोगेमी. इसमें क्या होगा, दो फंजाई के जो प्रोटोप्लाज्म होंगे, दो फंजाई के जो प्रोटोप्लाज्म होंगे वो क्या होंगे, between the two gametes, motile and non-motile gametes, is called as plasmogamy. दो गेमीट मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमीट ऑफ व्हाट, ऑफ फंगस, उनके प्रोटोप्लाज्म क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे. तो वी कॉल इट प्लाज्मोगेमी. वी कॉल इट प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मा का फर्टिलाइजेशन, प्लाज्मोगेमी. व्हाट इज प्लाज्मा? साइट प्रोटोप्लाज्म ना, तो वही प्लाज्मा का गेमी इज प्रोटोप्लाज्म की फर्टिलाइजेशन. प्लाज्मा गेमी टर्म से समझ रहे हो. Plasma is nothing but protoplasm यहाँ पे, and gamete is fertilization. So protoplasm का fertilization is protoplasm. Protoplasm between two motile and non-motile gamete is called as plasmogamy. समझ रहे हो? Plasmogamy nothing but protoplasm का fusion of two particular cells.
protoplasm का fusion of two particular cells. Two particular cells, of course, they will be male gamete and female gamete. तो male gamete and female gamete के protoplasm का fusion को हम बोल देते हैं plasmogamy. फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी. तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा. देखो एक सेल ये आ गया, एक सेल ये आ गया, मेल गेमेट फीमेल गेमेट. तो पहले तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, तो अब वो बड़ा सा एक सेल बन जाएगा. ठीक है. अब उन दोनों से उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी है, और इसका भी न्यूक्लियस खुद का है, इसका भी न्यूक्लियस खुद का है. बट अब ये दोनों स्ट्रक्चर बिकॉज इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर चुका है तो ऐसे बन चुके हैं. अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा इनके अंदर, जैसे दी आउटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है छोटे छोटे. अब न्यूक्लियस भी फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ. न्यूक्लियस भी क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे. तो न्यूक्लियस का फ्यूज करना इज कैरियोगेमी. कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी इज फ्यूजन. तो न्यूक्लियस का फ्यूजन इज कैरियोगेमी. तो पहला इज प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, सेकंड इज न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे. फिर क्या होगा, मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन इन जाइगोट. फ्यूजन हो गया, फ्यूजन विल गेट रिजल्ट इनटू जाइगोट. अब जाइगोट देखो इसमें क्या होगा, फिर रिडक्शनल डिवीजन होगा बिकॉज एन बन गया 2n, गैमीट है एन बन गया 2n. 2n को रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए. तो मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर वो अगेन जर्मिनेट हो जाएंगे. तो ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. मतलब फंजाई के केस के लिए नहीं पढ़ा था, बट बाकी केस के लिए पढ़ा था. बट द स्टेप्स आर सिमिलर. प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट मियोसिस विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स विल डिसेमिनेट. ठीक है, ये हो गया. इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स. देखो यहाँ चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान से देखो इसको. In some fungi, fusion of two haploid cells, haploid NN, ठीक है, two haploid cell immediately result in diploid cell. दो NN definite एक साथ फ्यूज करेंगे डायरेक्टली, immediately 2n बन जाएगा, immediately diploid बन जाएगा वो. ठीक है, 2n बन जाएगा. ठीक है. अगर immediately नहीं बनता है, however in some fungi an intervening, एक बीच में एक स्टेज आती है, intervening dikaryotic स्टेज आती है. डाई is 2, karyotic is nucleus. Dikaryotic nucleus. Dikaryotic, di is 2, karyotic is nucleus. तो dikaryotic एक स्टेज आएगी यहाँ पे, dikaryotic एक स्टेज आएगी बीच में. इसमें क्या होगा, देखो n plus n, dikaryote, di is 2, karyote is nucleus. मतलब देखो अगर n और n कंबाइन इमीडिएटली हो जाते हैं टू फॉर्म 2n, ये वन केस है. बट एक और केस है जिसमें n और n पास में तो आ गए, बट n और n फ्यूज नहीं किए, वो अलग अलग पड़े हैं. एक n यहाँ पड़ा है और एक n यहाँ पड़ा है. दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल. बिकॉज सेल का प्रोटोप्लाज्म तो ऑलरेडी, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है. अब क्या बारी है न्यूक्लियस की फ्यूज होने की. बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, वो न्यूक्लियस वैसे ही आके n plus n, एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ आके बैठ गया. अब अगर न्यूक्लियस पास पास में आके बैठ गया और वो फ्यूज नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोल देते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज. मतलब भाई इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, बिकॉज ना प्रोटोप्लाज्म तो उनके फ्यूज कर चुके हैं, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर अभी 2 न्यूक्लियस है. डाइकैरियोटिक, 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक. ये चीज आ जाती है. ऑकर इन कंडीशन दिस, ये जब हो जाता है इस कंडीशन को हम बोल देते हैं डाइकैरियन, एंड स्पेस को बोल देते हैं डाइकैरियोफेज. ठीक है. लेटर ऑफ कोर्स आगे जाके ये दोनों फ्यूज होने ही वाले हैं, एन फ्यूज हैं, द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूजेस एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड. आगे चल के बिकॉज ये फिर थोड़ी देखो, या तो इमीडिएटली एन और एन करके 2n बन जाएंगे, जैसे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया वैसे ही न्यूक्लियर तुरंत फ्यूज कर जाएगा. बट कई केसेस में एक और स्टेज आ जाती है कि प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज कर गया, बट जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं करे, वो पास पास में आके बैठ गए, पास पास में आके बैठ गए. तो एक ही सेल के अंदर अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियस है, उसी स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज हमने बोल दिया, डाइकैरियन हमने बोल दिया है. लेटर थोड़ा सा और आगे चल के विद एज टाइम पास है, वो जो दोनों सेल न्यूक्लियस है वो भी कंबाइन कर जाते हैं, वो भी दोनों कंबाइन कर जाते हैं. The parental nucleus fuses and the cell become diploid. N will become 2n. ठीक है. I hope समझ में आ गया होगा ये steps कैसे हैं. बाकी no one will ask you steps, but just to explain you this dikaryophase and dikaryon, maybe इसके questions आते हैं, तो I have told you this. अब इसके 4 टाइप्स हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. वो सब चीजें हैं.
तो वो हम करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो जैसे मैं आपको अलगी का बता रहा था ना, अलगी में अलगी की एक चीज याद रखना कि अलगी इज अ कॉमन टर्म फॉर अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अलगी इज अ कॉमन टर्म फॉर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अलगी आपको मोनेरा में भी मिल रहा है, ब्लू ग्रीन अलगी, प्रोटिस्टा में देयर इज गोल्डन अलगी, प्लांटी में देयर इज ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी। तो ऐसे ऐसे अलगी है, बट अलगी जहाँ भी आ जाए वहां पे आपको ये नहीं समझना कि ये वही वाले अलगी है जो प्लांट वाले अलगी थे। नहीं, अलगी डिफरेंट है, और उसको नाम अलगी क्यों दिया गया है, नाम अलगी क्यों दिया गया, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक। जस्ट एनी ऑर्गेनिज्म ग्रीन इन कलर फोटोसिंथेटिक, हम उसको अलगी दे देते हैं। अगर अलगी वहां पढ़ रहे हो तो अलगी से आप अलगी मत समझो, बट अलगी से आप ये समझो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज फोटोसिंथेटिक है। अलगी से आप ये चीज समझो कि ये पर्टिकुलर चीज फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, समझ गए? अलगी का बीच में अचानक से टॉपिक आ गया, वो कोई छोड़ो उसको। अब देखो, किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से हमने इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक वी हैव these 4 types ना? Yes, we have 4 types, and then we have this छोटा सा टॉपिक ऑफ वायरसेस, वायरॉइड्स, एंड वो तो हम 5 मिनट में भी खत्म कर देंगे। ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, एंड आई थिंक वी हैव टाइम। ओ, इट्स 11:13, इजीली कर जाएंगे। देखो, जाइगोमाइसिटीज, पहला इज जाइगो, पढ़ना अच्छे से पढ़ना है इसको, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल। ठीक है, देखो ये चीज, पहली चीज यही याद रखना कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, किस टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो ये है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फ्यूजन से बनता है। द सेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर्स, while the asexual spores are known as sporangiospores. The hyphae are without septa. The hyphae are without septa. Septa is like, जैसे अगर ये hyphae है, ये एक hyphae है, this is a filament, तो इसके बीच में there will be septa, there will be division से grooves होंगे, septa। तो अगर सेप्टा होंगे तो सेप्टा, सेप्टा नहीं होंगे तो असेप्टा, असेप्टेट, सेप्टा, असेप्टा, याद रखना इसको। तो इसके जो हाइफी हैं दे आर विदाउट अ सेप्टा। जाइगोमाइसिटीज में क्या है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फ्यूजन हो रहा है। वन इज अ सेक्सुअल स्पोर्स जिसका नाम है जाइगोस्पोर्स, एंड अदर इज असेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का फ्यूजन होगा तो हम कॉल बोल देते हैं उसको जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज टाइप ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज टाइप ऑफ फंजाई। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई आएंगे, उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब सारे पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंसेस पता आने लग जाएंगे कि भाई क्या बात हो रही है। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, याद रखना इसको, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, सैक जैसे दिखते हैं ये, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम। ठीक है, दे कैन बी कॉर्पोफिलस। अब व्हाट इज कॉर्पोफिलस, की काउ डंक वगैरह हो जाए, काउ डंक के ऊपर जो फंजाई वगैरह ग्रो करते हैं, एनिमल डंक के ऊपर जो ग्रो करते हैं, उनको हम कॉर्पोफिलस बोलते हैं। कॉर्पोफिलस, कॉर्पस के ऊपर डिपेंडेंट रहना, कॉर्पोफिलस। तो ये वो वाले फंजाई होते हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ठीक है, दे डिकम्पोजर्स हैं, दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक फॉर्म में भी मिलते हैं। इसमें देखो, द सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर, sexual spore is ascospores, and asexually reproduction occur by conidiospore. यहाँ पे sexual spore was zoospores, asexual spores was sporangiospores. यहाँ पे is ascospores and conidiospores. ठीक है, example is Saccharomyces. Example is Saccharomyces. These are different fungi, आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई याद रखना, कॉर्पोफिलस होते हैं, यही याद रखना, एंड इसका सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर्स एंड असेक्सुअल स्पोर इज कोनिडियोस्पोर्स, ये याद रखना। जाइगोमाइसिटीज डन, एस्कोमाइसिटीज डन, एंड वी हैव बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड्स हमारे कौन, मशरूम्स। मशरूम में हमारे आ जाते हैं, सारे मशरूम आ जाते हैं किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। Most commonly found Basidiomycetes and mostly live as a parasite. Mostly live as parasites. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई बेसिडियोफोर, स्पोर्स के नाम है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई बेसिडियोफोर, बेसिडियो है तो बेसिडियोस्पोर्स, एस्को है तो एस्कोस्पोर्स, जाइगो है तो जाइगोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर होगा ना, ये याद रखना, जो सेक्सुअल स्पोर होगा वही उस ग्रुप का नाम है।
Sexual spore is zygospore, zygomycetes. Sexual spore is ascospores, ascomycetes. Sexual spore is basidiomycetes. Sexual spore is basidiospore. नाम is basidiomycetes. तो एक नाम तो आपको याद होगा, आपको दूसरा वाला याद रखना है. एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय कोनिडिया. यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से ही था. कोनिडियोस्पोर इसको बोला, इसको भी हम कोनिडियोस्पोर बोल सकते हैं. कोनिडिया मैंने जो आपको बताया था वो ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर करके सिंगल फिलामेंट, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे राउंड. दीज आर नथिंग बट कोनिडिया. कोनिडिया से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है. बडिंग इज लुक लाइक सिमिलर. फ्रेगमेंटेशन इज इसी का डिवीजन हो जाएगा, इसी के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. एग्जाम्पल इज अगैरिकस, AGARICUS. एग्जाम्पल है अगैरिकस. तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आ जाते हैं? मशरूम आ जाते हैं. बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आ जाते हैं? मशरूम्स आ जाते हैं. फिर हमारा लास्ट टाइप है ड्यूट्रोमाइसिटीज. हमारा लास्ट टाइप है ड्यूट्रोमाइसिटीज. दे आर अदरवाइज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई एज दे do not follow the regular reproduction cycle as the other fungi. They do not reproduce sexually. Asexual reproduction occurs by conidia. ठीक है, इनको हम ट्रू फंजाई नहीं बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. दैट्स व्हाई वी डू नॉट कॉल देम एज अ ट्रू फंजाई. वी कॉल देम एज अ फॉल्स फंजाई. फॉल्स फंजाई नहीं बोलते, बट इनको ट्रू फंजाई भी नहीं बोलते. इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं. भाई ये परफेक्ट फंजाई नहीं है बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कोनिडिया से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कोनिडिया से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कोनिडिया से. एग्जांपल इज ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा इन्फेक्ट करता है राइस वीट के प्लांट को. वीट के प्लांट को जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ना, इन्फेक्ट करता है वीट के प्लांट को. वीट की क्रॉप पूरी खराब करता है कौन? ट्राइकोडर्मा. ठीक है, तो दिस वाज नथिंग बट फंजाई. फंजाई अब जब डिटेल में पढ़ोगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी स्पेसिफिक पॉइंट्स, डिटेल में पढ़ना चाहो तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर. ठीक है, बट अब पढ़ोगे, अब डिटेल में पढ़ो. अगर पढ़ना चाहो तो कोई इशू नहीं है. दिस इज इनफ फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. बट डिटेल में पढ़ो, मना नहीं कर रहा हूँ. जो भी डाउट आता है यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी. ठीक है, वैसे आएगा नहीं बिकॉज कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही. आई होप कि भाई ये चीजें इसमें हो रही है. अब देखो, किंगडम प्लांटे एनिमलिया विल बी स्टडीड इन डिटेल द नेक्स्ट 2 चैप्टर. प्लांटे वी हैव ऑलरेडी डन, एनिमलिया विल बी डूइंग इट लेटर. ठीक है, अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें बनाया था. पर देयर वर सम ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी फिट नहीं हो पा रहे थे. वायरसेस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया, तो ये लाइकन्स हो गया. लाइकन्स अगेन, लाइकन्स वी नो अल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन है, बट ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे लाइकन्स इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म. तो लाइकन को कहाँ फिट करें? लाइकन को अल्गी में डालें कि फंजाई में डालें? कहीं नहीं डाला, उसने अलग से रख दिया. भाई लाइकन्स को अलग ही रख दो, अलग ही रख दो. ठीक है, तो कुछ चीजें थी जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, हेंस दे आर डिस्कस्ड सेपरेटली. एंड वायरसेस एज यू ऑल नो, जिसकी वजह से हम आज घर में बैठे हैं, इज नथिंग बट मिस्टर वायरस. ठीक है, आप लोगों की छुट्टियां हो रखी हैं और हम घर में बैठे वहां को पढ़ा रहे हैं. इज नथिंग बट अपने वही कोरोना वायरस. तो ये भी वही है. ठीक है, देख लेते हैं वायरसेस क्या होते हैं. अब एक चीज होगी कि वायरसेस को आप क्या बोलते हैं, आप लिविंग कंसिडर करोगे कि नॉन लिविंग कंसिडर करोगे? ये चीज मुझे कोई बता सकता है? हम वायरसेस को लिविंग कंसिडर करेंगे, नॉन लिविंग? विल बी डिस्कसिंग इट, बट टेल मी, हम वायरसेस को लिविंग बोल सकते हैं? देखो कैरेक्टर देख लो. नो सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल्स ही नहीं है. नो सेलुलर स्ट्रक्चर, डू नॉट हैव सेल लाइक स्ट्रक्चर. सेल लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, सेल ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें. और ठीक है, they are highly infectious agent that multiply only inside the host cell. नॉन लिविंग आउटसाइड बॉडी. यस, मतलब लिविंग होगा इनसाइड द बॉडी, मतलब ये एक्टिव बाहर होंगे ना, किसी भी होस्ट के बाहर होंगे तो इनर्ट होंगे, कुछ भी नहीं कर सकते इनका. बट जैसे आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे वायरसेस, तब इनको होस्ट मिल जाता है. देन ये कैन इन्फेक्ट यू वेरी बैडली. लेकिन इन्फेक्ट यू वेरी बैडली. अपना जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी हो जाती है, नथिंग बट वायरसेस, फ्लू वायरसेस. Non-living outside the body. Yes, non-living outside the body. But I am saying, are viruses living or not? What will be the answer? Are they living or are they non-living? So इसमें क्या कहा गया है? What scientists have said is कि भाई इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते लिविंग या नॉन लिविंग. ये इसके कुछ कैरेक्टर्स लिविंग में भी कंसिडर होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग कैरेक्टर होते हैं. तो आप इसको कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हो कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ठीक है, डिपेंड्स कि आप क्या फंक्शन देख रहे हो इसका, आप इसको कंसिडर करोगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है. हाईली इन्फेक्शियस एजेंट, एक्सेप्शन, यस इट्स एन एक्सेप्शन. हाईली इन्फेक्शियस एजेंट दैट मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड होस्ट सेल. वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंडिविजुअली बाहर प्रेजेंट होगा तो इट विल बी इनर्ट. बट जैसे ही होस्ट के अंदर चले जाता है,
होस्ट जैसे ही होस्ट के अंदर चले जाता है इट इन्फेक्ट. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लो, वी डू नॉट वांट दैट पर्टिकुलर वायरस टू एंटर इनसाइड आवर बॉडी. We do not want that particular virus to enter inside our body. That's why we are wearing mask, we are cleaning hands, because these are the only things कि हम जिससे कुछ टच करते हैं, we eat या फिर हम कुछ हाथ लगा लें अगर, that is the only thing हम बोल रहे हैं कि भैया इसको आप अंदर जाने ही मत दो, because if they are outside your body, if they are on your hands, कुछ भी नहीं कर सकते वो, कुछ भी नहीं कर सकते. If they are on your laptop, if they are on your phone, on your keyboard, on your book, कुछ भी नहीं कर सकते. ये तभी कुछ करेंगे जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, तभी कुछ करेंगे जब आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि भाई सेल के बाहर दे आर इनर्ट, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर व्हेन दे विल गेट अ पर्टिकुलर सेल, बॉडी के अंदर भी जाके वो ऐसा ब्लड स्ट्रीम में नहीं घूम रहे होंगे, वो सेल्स के अंदर जाके सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, सेल्स को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि सेल्स अपनी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से नहीं कर पाएगा, प्रोटीन्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, जिससे जो उसका इल इफेक्ट जो हम पे आता है, जैसे कॉमन फ्लू, फुल हेड एक वगैरह होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, इनर पार्टिकल दे आर, देखो होता क्या एग्जैक्टली, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन यानी ओनली डीएनए आरएनए. न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट डीएनए आरएनए. ठीक है, they are nucleoprotein having one or more nucleic acid molecule. Nucleic acid molecule is DNA or RNA. Nucleic acid is DNA or RNA and cast in a protective coat of protein or lipoprotein. ठीक है, समझ रहे हो? मतलब there will be a coating, एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, उसके अंदर डीएनए आरएनए होगा, बस. एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, उसके अंदर डीएनए आरएनए होगा, बस. दिस इज वायरस. ठीक है, प्रोटीन की कोटिंग होगी जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, आगे चल के देखेंगे हम, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. कैप्सिड के अंदर डीएनए एंड आरएनए है. अब ये क्या करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर जाएगा किसी पे बैठेगा, वहां से इन्फेक्शियस डीएनए अपने अंदर ले लेगा और दूसरी जगह जाएगा, बैठेगा, वहां पे डीएनए उस बॉडी के अंदर छोड़ देगा, इन्फेक्ट कर देगा. ऐसे करता है ये. ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से. दे आर परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट वहां पे हमने देखा, ऑब्लिगेट पैरासाइट इज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अ सूटेबल होस्ट. उसको एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए ही चाहिए, बिना होस्ट के वो काम नहीं कर पाएगा, उसको एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए ही चाहिए. एंड दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. लाइक बैक्टीरिया को हम एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे हम ग्रो कर लेते हैं, बैक्टीरिया को हम लैब कंडीशंस में ग्रो कर लेते हैं, बट इसको वायरसेस को हम ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज इसको एक होस्ट चाहिए ही होता है, इसको एक होस्ट सेल चाहिए ही होता है ग्रो करने के लिए. तो व्हाट वी डू इज यूजुअली कि हम अपना नॉर्मल लिविंग सेल्स बाहर निकालते हैं, लिविंग सेल्स को ऐसी कंडीशन देते हैं कि वो बाहर सर्वाइव कर पाए, उस सेल के अंदर फिर हम वायरसेस डालते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, जो अभी भी कर रहे हैं लोग. ठीक है, तो उसकी डिटेल में आपको अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है. आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे मान के चलो कि नहीं ग्रो कर सकते. दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल. यस, ऑल वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन. क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है जिसके अंदर डीएनए है. द न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट अगेंस्ट द अटैक ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम. तो न्यूक्लिक एसिड है, अंदर का जो डीएनए प्रोटीन है, इट इज कवर्ड बाय अ कैप्सिड, इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन का कोट, इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन का कोट. उस प्रोटीन के कोट के वजह से अंदर का डीएनए उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन का कोट विच इज वेरी रिजिड. उसको नॉर्मली कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता. ठीक है, वायरस आर रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट बिटवीन नॉन लिविंग एंटिटीज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर दे आर लिविंग और नॉट. ठीक है, हम नहीं बता पाते कि भाई लिविंग है कि नहीं लिविंग. इसको हमने इंटरमीडिएट स्टेज में लाके छोड़ दिया कि हाँ ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी, दोनों कंसिडर कर लेते हैं. देखो, नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लो, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, सेल नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्टिव ओनली इनसाइड अ होस्ट. ये 3 कैरेक्टर हैं, और भी कैरेक्टर हैं, बट ये 3 बेसिक कैरेक्टर जिससे हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग है. लिविंग कैरेक्टर देख लो, दे हैव डेफिनाइट शेप. हमने जब पढ़ा था कि हम लिविंग चीज किसको कह सकेंगे, वी हैव स्टडीड 11 पॉइंट्स, उसमें एक था लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट शेप, अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. सेम चीज इन पे एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिजम्स की तरह ही रहते हैं. दे पोजेस अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए वगैरह होता है इनके अंदर, और स्टिमुलाई एनवायरनमेंट को पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, विच इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग का कैरेक्टर्स. ठीक है, विच इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग का
कैरेक्टर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ नहीं होता, एक आउटर एनवेलप होता है, एक थिन कवरिंग होती है प्रोटीन की, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज एनवेलप। आउटर थिन कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज एनवेलप। उसके बाद देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड। कैप्सिड आप देख लो, दिस इज द आउटर कवरिंग which is called as this is the outer covering which is called as envelope. This is the inner जो आप six shaped structure देख रहे हो, this is called as the capsid. capsid के अंदर will be the DNA safe and secured, ठीक है। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड विच इज योर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। स्पाइक वगैरह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। कोरोना वायरस इफ यू सी वो समथिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। एनवेलप हो गया, स्पाइक हो गया, कैप्सिड इज इंटरनल, न्यूक्लिक एसिड इज अंदर, ये होता है स्ट्रक्चर। और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो दिस इज न्यूक्लियोइड। एक न्यूक्लियोइड आपको टर्म देखना है यहाँ पे, व्हाट व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज ए न्यूक्लियस एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज द इनइफेक्टिव पार्ट ऑफ अ वायरस। इनइफेक्टिव नहीं, सॉरी, इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव मतलब न्यूक्लियोइड ही वो पार्ट है जो इन्फेक्ट करता है आगे वाले जान को। कैप्सिड नहीं करेगा, एनवेलप कुछ भी नहीं करेगा, दैट इज जस्ट द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द न्यूक्लियोइड. Nucleoid is the infective part of a virus which utilizes the metabolic machinery of the host cell for the synthesis and assembly of viral component. ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड ही जाके दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, उसके सेल की मशीनरी पे एक्ट करता है, उसके सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे एक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाए एंड हमारी बॉडी इल हो जाए या फिर अफेक्ट हो जाए उस चीज से. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स एज यू नो कि ब्रेथलेसनेस होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है. तो ये हो जाता है न्यूक्लियोइड. मैंने यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस क्यों नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं. यस, क्यों कहते हैं जयदीप, क्यों कहते हैं, बिकॉज उसका एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, न्यूक्लियर उसी को बोलते हैं. सेम चीज गोज विद वायरसेस आल्सो. अ न्यूक्लियर इज एन इरेगुलर शेप्ड रीजन विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. एग्जैक्टली न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे राइबोसोम्स होंगे, हमारे डीएनए वगैरह सब होंगे. बट इस केस में दैट इज नॉट परफेक्टली डेवलप्ड. न्यूक्लियर इज इरेगुलर ऑफ शेप, इरेगुलर शेप का होगा. न्यूक्लियस यूजुअली राउंड होता है, बट ये इरेगुलर शेप में होगा और इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा. इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं, हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं. न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस, देयर आर 4 टाइप ऑफ दीज वायरसेस. देखो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 4 टाइप्स भी लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा. एंजाइम्स, कई वायरसेस के अंदर एंजाइम्स हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल लाइसोसोम्स देखोगे. बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोसोम्स, ठीक है. अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एक क्या बोलते हैं, एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसका काम क्या है, डिफरेंट चीजों को, वेस्ट थिंग्स को जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है उसको डाइजेस्ट करना. यस, सोसाइटल बैक्स यू कॉल इट, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम. जो वेस्ट मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना, लाइसोसोम्स. So this is the 4 types. I think 11:30 is done. So ये वायरॉइड्स वगैरह इनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, so आप लोग पढ़ लेना, कोई भी वो नहीं है, बहुत ही सिंपल है. वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस आपको पता ही है. प्रियॉन्स भी सिमिलर टू वायरस, बस उनका एक फोल्डेड प्रोटीन होता है, एंड वायरॉइड्स भी is similar to virus but they are small in size, they are smaller than viruses, and viroids lack capsid. viroids के अंदर capsid भी नहीं होता, viruses से छोटे होते हैं, capsids भी नहीं होता है. एंड यहाँ पे प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है, बिकॉज जो कैप्सिड है वही प्रोटीन से बनी होती है, एंड वायरॉइड्स में वो नहीं होता है. कैसे मिला था, लो न्यूक्लियर वेट वगैरह वो आप देख लेना. सेम गोज विद प्रेयॉन्स इन मॉडर्न साइंस. एक डिजीज मिला था जो ट्रांसमिट हो रहा था एक अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से, तो उस अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को इन्होंने नाम दे दिया क्या, प्रायॉन्स. अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को नाम दे दिया प्रायॉन्स. लाइकेंस तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पता ही आपको, ठीक है. तो ये होगा. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कंफर्म कर लेना. सो वी हैव फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और कुछ डिटेल में अगर आप चाहो तो जस्ट मैसेज मी दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई कैन टेल यू कि किसमें क्या कर सकते हैं. बट दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स एंड योर
अदर एग्जाम्स। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।